तो 141 का एज एन ऑडिटर, एज एन अकाउंटेंट, एज एन कंसल्टेंट, एज एन बिजनेस पीपल, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जैसे भी है, जिस भी कंडीशन में अगर जॉब वर्क हुआ है नहीं हुआ, आइडेंटिफाई करें उनको और उन गुड्स को विद इन टाइम लिमिट वापस मंगाएं। अगर हम वापस नहीं मंगाएंगे तो पेनल प्रोविजन इज टू हाई। वी हैव टू एडवाइज आवर क्लाइंट्स वेरी क्लियरली, और उसको वॉच भी रखना है, कोई ना कोई चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाने हैं, सो दैट कि जो चीज आज अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो टाइम लिमिट के साथ में पूरी हो। जनरली क्या होता है, लॉस हो जाए, मतलब लॉस हो जाते हैं, इसी तरीके के लॉस होते हैं। और कैसे लॉस होते हैं? तो एक अपॉर्चुनिटी है, हम उन लोगों के साथ में बैठें, बात करें, कहां कहां पड़ा हुआ है गुड्स, नॉट ओनली जॉब वर्कर के पास में, अगर उसका गुड्स उसका कहीं भी पड़ा है, अप्रूवल पे पड़ा है कहीं, जैसे ट्रांजिशन में सारे बताए हैं कि जिनका उन्होंने क्रेडिट ले लिया है, अगर उसने अपनी ब्रांच में डाल दिया है, उसने कहीं भी फेंक दिया है, मतलब कहीं भी रखा हुआ, उन सबको वापस लेना पड़ेगा उसको। अदरवाइज जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ले चुका है वो ही हैज टू रिवर्स दैट क्रेडिट एंड दैट विल बी लेफ्ट फॉर एवर। तो इसी सेक्शन को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स और इनपुट कंटेंट इन फिनिश गुड्स। ये इन्होंने सेमी फिनिश गुड्स का आ गया। सेकंड, सारे में एक ही बात है, लेकिन 2 सेक्शन जो बाद वाले हैं, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स में एक एडिशनल कंडीशन और भी है। वो एडिशनल कंडीशन ये है, एडिशनल कंडीशन नहीं, एडिशनल फैसिलिटी है कि अगर आप उन गुड्स को अपने कस्टमर के पास भिजवा देते हो, जॉब वर्कर के पास में विद इन दैट टाइम लिमिट, या उसको एक्सपोर्ट कर देते हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तब भी हम उसको रिसीव मान लेंगे। अल्टीमेटली सेमी इनपुट के केस में तो क्या होता है, इनपुट इज नॉट अ फिनिश्ड कंपोनेंट, जब बनेगा तो वो वापस ही आना पड़ेगा। लेकिन सेमी फिनिश गुड्स को आपने भेजा है और फिनिश गुड्स को भेजा है, तो आपके पास में 2 फैसिलिटी और भी हैं कि आप अपने कस्टमर के पास भेज दो या एक्सपोर्ट कर दो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। कस्टमर के पास भेजते हो तो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी प्रिंसिपल को अपने पास से, एक्सपोर्ट के केस में भेजते हो तो एक्सपोर्ट के केस में विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और विद पेमेंट ऑफ टैक्स, जो भी प्रोसीजर है। तो ये ट्रांजिशन प्रोविजंस कहते हैं इसके। तो ट्रांजिशन प्रोविजंस में यही रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं कि जो भी स्टॉक है, सप्लायर को, जो प्रिंसिपल को, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई ट्रांस में उसमें जाके जीएसटीएन में जाके ये गुड्स मेरे इस सप्लायर के पास में पड़े हुए हैं, और कहीं कोई लॉस होता है, रिकंसिलिएशन होता है, ही इज हिमसेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। तो ये रूल्स हैं ट्रांजिशंस के। इन रूल्स के बेसिस पे उसको, तो अगर हम इसको समरी करें जॉब वर्कर के लिए, जो कि बहुत बड़ा कंपोनेंट है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, सो देयर आर 3 legs. One leg is a special provision for sending goods to the job worker without payment of tax. If they are not returned back within time limit, then obviously there is a penal provisions like these goods will be sent by the job worker considering this as a supply. Second is the input tax credit आपको मिल जाएगा अगर वो आपके सप्लायर से डायरेक्टली आपके जॉब वर्कर के पास चले जाएंगे। ये कंसीडर कर लेंगे, प्रिंसिपल को मिल जाएगा क्रेडिट, ये कंसीडर कर लेंगे कि भाई वो उसने गुड्स रिसीव कर लिए हैं, अगर उसके जॉब वर्कर ने रिसीव कर लिए हैं। सेक्शन 141 कहता है, जो ट्रांजिशन का प्रोविजन है, वो ये कहता है कि अगर जो आपको आज बिफोर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन जो गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजे हैं वो वापस नहीं आए 6+2 मंथ में, तो आपकी जो इनपुट क्रेडिट आप ले चुके थे वो लॉस्ट हो जाएगा और जॉब वर्कर उसकी सप्लाई आपको एज अ सप्लाई करके करेगा। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सबको समझ आ गया? चलो, ग्रेट। तो सर नेक्स्ट, बिफोर टी हम एक टीडीएस का प्रोविजन और ले रहे हैं कि टीडीएस क्या है। तो टीडीएस के प्रोविजन में जैसे जनरली क्या होता है, टीडीएस प्रोविजन होते किस लिए हैं? जनरली ट्रैकिंग दी सिस्टम। भाई सिस्टम को ट्रैक करने के लिए, जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस प्रोविजन है कि अगर आप किसी बंदे को कोई इनकम देते हो तो आप उससे उसका टीडीएस काट लो, क्योंकि जो इनकम देता है गवर्नमेंट ये मानती है कि वो शायद थोड़ा सा मतलब रेगुलर मतलब फुली कंप्लाइंट पर्सन हो सकता है, तो और सोर्स जनरेट वहां से, ओरिजिन जहां से हो रहा है इनकम का, तो वहां से उसको पता लग जाता है। तो इसी केस में, इस केस में भी इनडायरेक्ट टैक्स में भी यही ट्रैकिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो कहां से कौन काटना चाहिए टीडीएस? सप्लायर के रिसिपेंट है,
तो सब बोलो ना यार, हैं? हाँ, रिसिपेंट ही काटेगा ऑब्वियसली। तो आवाज आए ना थोड़ी सी, चाय के वेट कर रहे हैं। तो रिसिपेंट, ऑब्वियसली रिसिपेंट को उन्होंने कहा है कि अगर जो रिसिपेंट है उसकी ड्यूटी बाउंड है ऑन सर्टेन आइटम, जिस पे जीएसटी का सेक्शन 51 कहता है कि कौन कौन लोग हैं, वो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट। उस केस में उसको उसका टीडीएस काटना है 1% टू ट्रैक दी सप्लायर। मतलब उन्होंने रिवर्स चार्ज पे भी कर दिया कि वहां भी ट्रैक नहीं हो रहे, तब भी ट्रैक अगर हो भी गया तब भी काटना है उसने, कि जो लोग ऐसे हैं रजिस्ट्रेशन भी कर लिया फिर भी पकड़ में नहीं आते हैं, या रजिस्ट्रेशन नहीं किया रिवर्स चार्ज में पे कर रहा है, जब पेमेंट हो ही गया तो फिर डीडीएस की क्या जरूरत है। लेकिन स्टिल दे वांट, मतलब दे वांट सर्टेन थिंग्स इन देयर हैंड्स। कल को कुछ छूट गया हो, कल को कोई लीगल इंटरप्रिटेशन किसी चीज का आ जाता है, तो कौन सी चीज अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। ये प्रोविजंस क्या है, प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोविजन कहता है डिपार्टमेंट और एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जहां सबसे एक तरीके से क्या होता है कि गवर्नमेंट को रिसिपेंट, एज ए रिसिपेंट वो सबसे इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है कि भाई ठीक है, तुम आपको सर्विस कर रहा है, आप रिसीव करो, आप टीडीएस काट दो, आप इंफॉर्मेशन दे दोगे, हम फिर देख लेंगे क्या करना है। तो मतलब ये द पर्सन लाइबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स, हु इज द पर्सन लाइबल, the department or the establishment of the central government or the state government, local authority, governmental agencies, such person or category of persons as may be notified by the government on the recommendation of the GST council। यानी कि 3 लोगों को तो फिक्स कर दिया उन्होंने, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंटल बॉडीज, गवर्नमेंटल एजेंसीज, कोई भी मतलब सरकारी कंपनी टाइप का। तो ये प्लस कुछ वो नोटिफाई करेंगे। वो कब काटना है उसने, लाइबिलिटी अराइजेस डिडक्शन एट द रेट ऑफ 1% इफ द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन 2,50,000। हमेशा कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, छोटे मोटे हो गए तो वो ठीक है चलने दो, सिंगल बिलिंग। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई एक्सीड्स फॉर दैट पर्टिकुलर सप्लायर, देयर मोर देन, अगर 2.5 लाख से ऊपर हो जाता है तब काटना चालू कर लेगा, जैसे वो इनकम टैक्स में यार सब वही सेम है। वैल्यूएशन क्या होगा, टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई एक्सक्लूडिंग, मतलब टैक्स को बस जीएसटी वाले जितने भी टैक्सेस हैं उनको हटा दो और जो वैल्यू निकल के आया उस पर टीडीएस काट लो। जैसे अभी इनकम टैक्स में भी कर दिया उन्होंने कि सर्विस टैक्स है, ये है, जीएसटी है, वीएसटी है, उनको हटा दो और उस पर, जैसे रेंट पे पहले होता था ना सर्विस टैक्स इंक्लूड करके कटता था, तो यहां इन्होंने पहले ही दिन बुद्धि आगे मतलब क्लियर कर दिया, मामला ठीक कर दिया। तो कब करना है, एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शन इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट। ये भी जो टीडीएस के प्रोविजन है ये स्टेट बेस्ड है, स्टेट बेस्ड है, क्योंकि उस केस में क्या है, इंटर स्टेट के केस में तो इशू ये नहीं आएगा कि वहां आईजीएसटी का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन इन्होंने जो टीडीएस के प्रोविजंस रखे हैं विद इन सेम स्टेट होना चाहिए। लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ डिफरेंट, ये एक्सेप्शन है, इज इन अ डिफरेंट स्टेट, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई पर नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई पर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। एंड टाइम ऑफ पेमेंट वही, इसमें 7 तारीख है, उसमें 10 तारीख है ऑफ द फॉलोइंग मंथ। आपने एक रिटर्न फाइल करनी है जीएसटी की और ये डिक्लेयर करना है और ये जीएसटी का पार्ट हो जाएगा। नहीं, अभी नोटिफाई नहीं किया है उन्होंने, अभी इन्होंने 4 लोग तो वो गवर्नमेंट वाले तो आ ही गए हैं, लेकिन और कौन कौन पर्सन होंगे जो नोट, बेसिकली क्या है देखो, अभी उन्होंने सब कुछ तो कवर कर लिया, उन्होंने रिवर्स चार्ज के लिए भी कवर कर लिया अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है सप्लायर तो, और जो रिसिपेंट है अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा भाई, वो तो कवर नहीं हुआ ना कहीं। अगर कोई रिसिपेंट है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है और किसी से खरीद रहा है तो वो कवर नहीं हुआ ना, वो कैसे कवर हो रहा है वो है जी। आज जीएसटीआर 7 फाइल होगा, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो वो कुछ ऐसी कैटेगरीज हो सकती हैं कि जिसमें इस तरीके के इश्यूज आ रहे हों। हाँ जी, हाँ, टीडीएस का आपको क्रेडिट उस सप्लायर को, उसको क्रेडिट मिलेगा जैसे अभी हमें मिलता है क्रेडिट, सेम बिल्कुल, मतलब उसके जैसे ही वो रिटर्न फाइल करेगा, जो रिसिपेंट है वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसके आउटपुट लेजर में वो दिखेगा उसको, वहां उसके जी इनकम टैक्स में नहीं, जीएसटी में। इनकम टैक्स से कोई लिंकेज नहीं है इसका,
भाई अगर अगर कोई रिसिपेंट है, अगर वो किसी का टीडीएस काट रहा है अंडर जीएसटीएन, तो सप्लायर के आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट पेमेंट जो क्रेडिट लेजर है उसमें दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखाई देगा। वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, देखो 3 लेजर होते हैं जैसे हमने बात की, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। तो ये उसके इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अभी हमारा उसमें आ जाता है ना 26 एएस में आ जाता है, तो 26 एएस में मेरा टैक्स पेड आ जाता है कि मैंने टैक्स पे कर दिया। इसी तरीके से उसके आउटपुट लायबिलिटी में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा और वो मंथली उसको दिखता रहेगा। और जो अपनी लायबिलिटी अपनी रेगुलर वे पे करेगा, जैसे हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और क्रेडिट ले लेते हैं, द सेम थिंग विल हैपन हियर। हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या हो गया है, अभी क्या हो गया है सर, जो अभी तक की इनएफिशिएंसीज थी उन्हीं को खत्म करने के लिए हमने जीएसटी की बात कर रहे हैं। और जीएसटी में क्या है कि 90% चीजें ऑटोमेटिक है, 90% चीजें बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक है। मैनुअल इंटरवेंशन इतना ही है कि जितना आज की डेट में इनकम टैक्स के प्रोविजंस में है कि भाई अगर आपने टीडीएस काट के जमा कर दिया तो इमीडिएटली 26 एएस में जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब चला जाएगा। यहां भी वही प्रोसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि डिडक्टर को अपना वो टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हो कि अगर डिडक्टर काट के जमा ना करे तो क्या प्रोविजन है, तो इस केस में ये प्रोविजन उन्होंने कहा है कि जब काटेगा तो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा विद इन सम डेज, और सर्टिफिकेट अगर नहीं देगा तो उसको पर डे की पेनल्टी लगेगी। ये उन्होंने पेनल प्रोविजंस उसके डिडक्टर के लिए डाले हैं। सर गवर्नमेंट बॉडी इज ऑल्सो अ पर्सन इन जीएसटी, और केयर करनी पड़ेगी उनको। जब देखो गवर्नमेंट बॉडी अपनी आप चलने लग जाती हैं, जब उनको ये लग जाए कि किसी चीज पे पेनल्टी लगनी है, और पेनल्टी पे अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट एजेंसीज में, आपको बता दूं मैं, तो उनमें उनके अंदर तो इतनी तेजी से चाल चलती है। जब मेरे को ध्यान है जब टीडीएस आया था तो मेरे पास में बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज अपनी टीडीएस की रिटर्न, जब टीडीएस का ऑनलाइन काम हुआ था, बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज मेरे पास में, हैफेड, हैसेड, वैसेड, बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज मेरे पास आई थी। सर उनका इतनी इंटेंसिटी थी कि वो बैठे रहते थे और अपना काम करवा के ही जाते थे, सो दैट के मेरा काम सबसे पहले हो जाए, पता लगे कल को मेरे को अगर पेनल प्रोविजन लग जाए लेट फाइलिंग का या किसी का, तो वो कह देते हैं कि जो ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है ही हैज टू पे आउट ऑफ हिज पॉकेट। तो आप ये मत बोलो, गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसे केस में ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है? यस, सारा आ रहा है। तो इसमें अभी तक हमने 2 प्रोविजन, जॉब वर्क और टीडीएस के प्रोविजन हमने किए हैं। इसमें अगर कोई किसी का इशू है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। एनी इशू, अगर चलो चाय से पहले अगर जनरल इशू भी ले लेते हैं कोई, चाय में अभी 5-7 मिनट है, एक जनरल इशू ले लेते हैं, फिर आगे का टॉपिक क्योंकि थोड़ा ऐसा है कि वो 5-7 मिनट में नहीं होगा, कोई भी जनरल टॉपिक ले लेते हैं 5-10 मिनट के लिए। सी फॉर्म वाला सर का एक इशू है, वो ये कहते हैं कि भाई वो जब ट्रांजिशन में हमने एक प्रोविजन पढ़ा है कि ट्रांजिशन में 143(2) ट्रांजिशन में जो फर्स्ट प्रोविजन है, देयर इज सेक्शन 141 जो कैरी फॉरवर्ड की बात करता है, सेक्शन 142 जो कैपिटल एसेट्स की बात करता है कि अनअवेल्ड क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स, वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। 143 है, सबसेक्शन 3 है, जो बात करता है, जो हम अभी डिस्प्यूट्स की बात कर रहे थे, जो कहता है जिस पर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट है उसको पूरा दे देंगे, जिस पर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है उसको 40% दे देंगे। लेकिन जो आपका जो प्रश्न है वो इस बात का है कि वो इसमें स्टेट एक्ट में जब आप 141 देखोगे, सबसेक्शन 1 देखोगे, तो वो ये कहता है कि जितने भी फॉर्म्स हैं, सी फॉर्म, एच फॉर्म, आई फॉर्म, जे फॉर्म, जितने भी फॉर्म्स हैं, अगर वो टाइमली सबमिट नहीं करोगे तो आप क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड पे ही रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप कह रहे थे, मनोज जी कह रहे थे कि भाई अगर मेरे पास क्रेडिट ही नहीं है तो क्या दिक्कत है अगर मैं फॉर्म नहीं जमा करता, तो भाई क्रेडिट ही नहीं है, रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो भी था खा गया उसको, तो क्या दिक्कत है फिर? तो ऐसे केसेस में आपको
आपको पे करनी पड़ेगी अपने क्रेडिट लेजर में रिवर्सल करके जीएसटी में जाके, अगर उन फॉर्म्स को अगर आप टाइम पे जमा नहीं करते। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि कितने फॉर्म्स और कितने कब के फॉर्म्स, क्या पिछले, अभी तो असेसमेंट के ये पोजीशन है, मेरे 4-4 5-5 साल के फॉर्म्स असेसमेंट नहीं हुए हैं और अब वो सारे फॉर्म पेंडिंग है इस डेट पे। तो उन्होंने कौन से फॉर्म, वो जहां तक इंटरप्रिटेशन मेरा निकल के आता है वो ये कहता है कि अगर मानो 1 जुलाई को आता है, तो 1 जुलाई को अगर जीएसटी आता है तो जब आपका जो 16-17 मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फॉर्म आपके वापस वो आने चाहिए टाइमली, प्लस इंक्लूडिंग इस साल के जितने भी हैं। हाँ देखो सेल पे क्या है जनरली, जो अभी वही इंटरप्रिटेशन हम डिस्कस करते हैं जितना अपने को वो है कि सी फॉर्म के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सी फॉर्म आदमी को तब डिपॉजिट करने पड़ते हैं डीलर को कि जब वो कंसेशनल रेट पे अपने दूसरे डीलर को सेल कर रहा होता है, उससे कलेक्ट करके विद इन 3 मंथ उसको एंड ऑफ द क्वार्टर डिपॉजिट करने पड़ते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो वो आउटपुट लायबिलिटी से रिलेटेड मैटर है, वो इनपुट से रिलेटेड मैटर नहीं है, वो आउटपुट से रिलेटेड मैटर है। तो अगर मानो वो सी फॉर्म नहीं आए तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसको वो कहते हैं कि हम इनपुट को नहीं कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। अगर इनपुट नहीं होगा तो जितनी आउटपुट लायबिलिटी बढ़ेगी उतनी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। उन सी फॉर्म को आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोविजन में जाके जमा करके वहां रिफंड क्लेम कर लेना। हाँ जी, हाँ नहीं होगी, अगर आपने यहां पे कर दिया है तो वहां नहीं होगी। और दूसरी बात एक और बता दूं, इसमें भी एक प्लानिंग का पार्ट है कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं मतलब यहां क्रेडिट में कर लूं, मेरा बिजनेस बंद हो चुका है फॉर एग्जांपल मान लो, तो मैं सी फॉर्म अभी जमा ही नहीं करता, मैं एग्जिस्टिंग में जाकर रिफंड क्लेम कर लूंगा। यहां क्रेडिट रिवर्सल अगर मेरे पास में, देखो इसमें हर चीज के 2 रास्ते हैं और दोनों ऑप्शंस को एक बिजनेसमैन को बैठ के देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सुटेबल है। अगर किसी बंदे के पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी डीलर के पास में ज्यादा पड़ा हुआ है और उसको फॉर्म जमा करने हैं, वो कहता है यार छोड़, फॉर्म अभी जमा ही नहीं करते, ले भी लिए तब भी जमा नहीं करूंगा, मैं इनपुट रिवर्सल करवा लेता हूं अपना और अथॉरिटीज के पास में जाकर अगले दिन ही वहां से अपना, वहां तो सारा काम हो जाता है, तो वहां से अपना रिफंड क्लेम कर लूंगा। क्यों इनपुट क्रेडिट को आगे चलाऊं? क्योंकि वहां तो आपको डायरेक्ट इनपुट, वहां तो रिफंड मिल जाएगा डायरेक्ट, और इधर इनपुट क्रेडिट को आपका आउटपुट ज्यादा है ही नहीं तो दिक्कत आएगी। देखो सी फॉर्म का जब आप जीएसटी में जा रहे हो, जीएसटी में जाके अगर आप देखो सी फॉर्म अगर नहीं मिला, 2% पे किया था, अब आपको 12% पे करना पड़ रहा है, तो 12% की वजह से 10% आपको एडिशनल पे करना पड़ रहा है जीएसटी में आके, तो आप इनपुट क्रेडिट रिवर्सल करना पड़ेगा ना 10% का। जब इनपुट क्रेडिट रिवर्सल करोगे तो फुल रेट पे कर दिया, उन सी फॉर्म को ले जाके आप डिपॉजिट कर दो एग्जिस्टिंग सिस्टम में, अगले दिन ही जाके वहां से 10% का रिफंड क्लेम कर लो। मिलता है जी, क्यों नहीं मिलता? जीएसटी वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रिफंड क्लेम कर लो, जीएसटी कह रहा है, जीएसटी ये कह रहा है कि अगर आप रिफंड डिपॉजिट, अगर आप वो फॉर्म डिपॉजिट नहीं कर पाते और उसकी वजह से आपको टैक्स इफेक्ट यहां करना पड़ता है, देन गो टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड क्लेम द रिफंड। हाँ यस डेफिनेटली। तो चाय के लिए चलें, फिर चाय पे डिस्कस करेंगे फिर अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ आ जाते हैं। आप एग्जिस्टिंग बैट रिजीम में जाओ और वहां रिफंड क्लेम कर लो जो आपने जीएसटी में पेमेंट किया उसका। यस 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 यस।
So let us have a tea break, then we'll start with the e-commerce and the digital services. So now, after tea break, we will take a topic of electronic commerce operator. पिछले 10-15 सालों में, बल्कि अगर मैं कहूँ पिछले 5 सालों में बहुत बड़ा चेंज आया है बिजनेस का. The way people are doing business, the way the new generation is coming up with the ideas. Some of the ideas are such जो अभी डेवलप्ड वर्ल्ड में भी नहीं आए थे. उन्होंने जब बनाए थे, क्योंकि हम जब कहीं से कोई आइडिया लेके आते हैं तो ऑब्वियसली एक इम्प्रूव्ड वर्जन ही होता है. तो जिस तरीके से अभी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जो बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से उनके वैल्यूएशंस हो रहे हैं, जिस तरीके से एक नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, हम हर दिन सुनते हैं कि किसी ना किसी को काम को करने का एक नया तरीका आ गया है. पहले अगर हम कहीं भी कोई सामान खरीदते थे, जनरली पहले हम उसकी दुकान पे जाते थे, वहाँ से लेके आते थे, लिखवाते थे. उसके बाद में एक तरीका आया, हम उसको फ़ोन पे लिखवाने लगे, फ़ोन पे ऑर्डर देने लगे, फिर वो सप्लाई होम डिलीवरी करने लगा. फिर एक सिस्टम आया कि चलो फ़ोन पे कई बार पूरी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, तो हम जब ईमेल वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे वैसे वेज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, या नए नए चैलेंजिंग एक्टिविटीज़, चैलेंजिंग चीज़ें आ रही हैं. जो एक्ट पुराने बने हुए हैं, 1944 का एक्साइज एक्ट बना हुआ है, बहुत सारे एक्ट, 1939 का बॉम्बे सेल टैक्स एक्ट बना हुआ है. तो वो जो टैक्स टेक्नोलॉजी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन उतना जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है या टैक्स लॉज हैं वो उतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो पा रहे हैं. तो उसकी वजह से जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो इश्यूज़ ये आते हैं कि बहुत सारे ये जो टेक्नोलॉजिकली सेवी लोग हैं वो इस तरीके के इश्यूज़ को लेके आते हैं अपने सामने कि कई बार तो किसी चीज़ को टैक्सेबल होते हुए भी नॉन टैक्सेबल बना देते हैं. और कई बार क्या होता है कि वो एग्जैक्टली टैक्सेबल होती नहीं है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में जो टैक्सिंग लॉज हैं उसको ये कहते हैं कि नहीं नहीं भाई इसमें तो टैक्स लगेगा. तो ये जो टसल चल रही है काफ़ी हद तक, तो ये प्रेजेंट लेजिस्लेशन में जब ये इश्यूज हैं, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ एड्रेस की जाती है प्लग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई प्रोविजो, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई चीज़ नया एक प्रोविजन डाल दिया, लेकिन वो जब डाला जाता है तो पूरे तरीके से विजुलाइज नहीं करते उस चीज़ को डालने के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह जाती है. और वो रही हुई चीज़ वो एडवर्सली काम करती है, कई बार गवर्नमेंट के लिए भी और कई बार टैक्स पेयर के लिए भी. तो यही सब कुछ हो रहा है इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए. हर दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं, हर दिन नई नई चीज़ें मार्केट में, नए तरीके डेवलप हो रहे हैं. जैसे एक तरीका डेवलप हुआ कि भाई मैं एक ई कॉमर्स ऑपरेटर, पहले हम ये देखेंगे कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर है क्या है. जनरल कॉमन पार्लेंस में हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मैं इंटरनेट को यूज़ करके, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी वेबसाइट को यूज़ करके कोई एक्टिविटी करता हूँ, चाहे सेल या परचेज की, तो उसको मैं कॉमर्स जब लगा हुआ है तो मैं कहता हूँ कोई ना कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो मैं यूज़ करता हूँ कंप्यूटर को, और कंप्यूटर पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन पे भी इंटरनेट को यूज़ करके अगर मैं ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करता हूं तो वो ई कॉमर्स की तरह होता है. और जो बंदा ये ट्रांजैक्शन करवाता है उसको हम ई कॉमर्स ऑपरेटर बोल सकते हैं. लेकिन टाइम्स एंड अगेन पहले क्या हुआ कि भाई जैसे अभी हमने बात की, लोगों ने अपनी वेबसाइट बना दी, और अपनी वेबसाइट बना के उन्होंने कहा भाई कुछ भी चीज़ है भाई आप हमारी वेबसाइट से बाई कर सकते हो. तो हम अपनी वेबसाइट पे अपनी कैटलॉग दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं. यू कैन विजुलाइज दोज प्रोडक्ट्स, और उन प्रोडक्ट्स को आप अपना जाके देख सकते हैं और उनको ऑर्डर कर सकते हैं, फिर हम आपको डिलीवरी कर देंगे. इसी दौरान कुछ लोगों ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में एक ऐसी चीज़ बनाई कि जैसे आज की डेट में एम्बियंस मॉल बना हुआ है या कोई भी मॉल बनता है, वहाँ क्या होता है कि वहाँ सप्लायर्स को बैठाया जाता है और वो सप्लायर्स अपने अपने शोरूम में अपनी अपनी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं,
और वहां कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर्स वहां आते हैं, और कस्टमर जब वहां आते हैं तो वो कोई ना कोई वहां से गुड्स या सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं, और क्योंकि उसकी लोकेशन एक जगह है तो उसका टैक्सिंग जुडिक्शन उस पर्टिकुलर मॉल का आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यही सेम चीज अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दूं कि किसी बंदे ने एक मॉल की जगह एक अपना प्लेटफॉर्म बना दिया, और उस प्लेटफॉर्म पे उसने नंबर ऑफ वेंडर्स इनवाइट किए, जैसे एम्बियंस मॉल किसी ने ओन किया हुआ है, उसने नंबर ऑफ वेंडर्स इनवाइट किए, वो रेंट चार्ज करता है उनसे, जो भी चार्ज करता है, लेकिन उसने सप्लायर्स इनवाइट किए। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे मैंने सप्लायर्स इनवाइट किए, और उन सप्लायर से कहा भाई अपनी अपनी दुकान खोल लो, इस पे अपनी दुकान खोल लो, मतलब अपने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर लो, और उन प्रोडक्ट डिस्प्ले के बाद में फिर यहां हम मार्केटिंग करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, जैसे एम्बियंस मॉल वाला भी प्रमोट करता है, भाई आप यहां आओ, उन्होंने बसेस चला रखी हैं सारी, हम प्रमोट करेंगे इसको, और प्रमोट करेंगे तो वहां कस्टमर्स आएंगे, और जब कस्टमर्स आएंगे तो आपका माल बिकेगा एंड यू विल डू बिजनेस। तो लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये जो बंदा बैठा हुआ है, इस बंदे का लोकेशन क्या है, जिसने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ इसकी लोकेशन क्या है, वो कहता है कि भाई मेरी लोकेशन तो इंडिया में है ही नहीं, मेरी लोकेशन इंडिया में है नहीं, मेरी लोकेशन तो अमेरिका में कहीं कोई XY जगह जाके वहां एक सर्वर रखा हुआ है, उसमें मैं ये काम कर रहा हूं, एंड आई एम ऑल्सो स्टेइंग आउटसाइड इंडिया। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है? जो रेवेन्यू वो वहां से यहां से जनरेट कर रहा है, जो जिसने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, तो जो रेवेन्यू वो वहां से जनरेट कर रहा है, क्या ऐसे केसेस में क्या कोई गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टैक्सेस लगा सकती है? अगर नहीं लगा सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा, लेकिन जब होने लगा तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई मैं कैसे इसको ट्रैक करूं और किस तरीके से इसको ट्रैक करके इसको टैक्सिंग नेट में लेके आऊं। जनरली क्या होता है कि एक इंटरनेशनल जब लॉ कोई बनता है तो उस केस में बहुत सारे OECD कन्वेंशन हैं, UN कन्वेंशन हैं, जैसे हम इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं अपने यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस में, कि ये जो मतलब अलग अलग कंट्रीज के ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, और जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए OECD बना हुआ है, एंड UN ने अपना अलग बना रखा है, UN ने अपना अलग बना रखा है। जहां भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के इश्यूज आते हैं तो वहां वो गवर्निंग प्रिंसिपल्स लेके आते हैं, जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस में, जैसे हमारे यहाँ इनकम टैक्स में हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा बाहर से अगर मेरे को एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इफ आई एम इंपोर्टिंग गुड्स, तो ऑब्वियसली ही इज अर्निंग मनी आउट ऑफ द इंपोर्ट, वेदर ही इज नॉट अर्निंग मनी, he is earning money but I am not getting any taxes from that person supplier। अगर वही सप्लायर इंडिया में लोकेटेड होता तो मेरे को टैक्स पे करता नहीं करता। तो एक प्रिंसिपल डिफाइन हो गया है इंटरनेशनल उसमें कि अगर कोई बंदा आपको इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सभी ने करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आपस में इस कम्युनिटी ने, OECD ने एक कन्वेंशन तय कर लिया कि अगर बाहर से किसी तरीके का कोई इंपोर्ट, कोई बंदा अपनी टेरिटरी से कोई गुड्स भेजता है आपको, क्योंकि गुड्स की लोकेशन आइडेंटिफिएबल है, तो until unless he do not have a permanent establishment in India, the fixed place of doing business in India, he will not be chargeable to tax in India। सारे कंट्रीज ने इसी तरीके के अपने अब कन्वेंशंस बनाए हुए हैं। बेस्ड ऑन दीज कन्वेंशंस हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो अगर मैं फिजिकल की बात कर रहा था तो कन्वेंशन बन गए थे, लेकिन ये कन्वेंशंस उसके भी नहीं बने कि गूगल अगर ही इज अ पर्सन रजिस्टर्ड इन अमेरिका एंड हिज अर्निंग, एडवर्टीजमेंट अर्निंग is maximum from the India and still he is not paying any tax by this principle because he said that I am situated outside America, outside India, and my server is also outside India, whatever things you are viewing here, AdWord, कितना पैसा कमाया है गूगल ने, Google has earned a lot of money out of that, but he has not paid any tax in India। तो क्या ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमी में इसी तरीके का ऐसा नहीं था, सिर्फ इंडिया में ऐसा हुआ है,
क्योंकि ज्यादातर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं एडवांस कंट्रीज ने कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका एक ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा भाई नथिंग डूइंग, फिजिकल इज ओके, बट वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द डिजिटल वर्ल्ड। तो उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात की। तो उन्होंने जब डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात की तो वो कहते हैं कि भाई डिजिटल के केस में सर्विस रिसिपेंट को, जहां जो सर्विस रिसिपेंट कर रहा है, हम टैक्सेशन बेस्ड ऑन सर्विस रिसिपेंट लगाएंगे। जब टैक्सेशन बेस्ड ऑन सर्विस रिसिपेंट लगेगा तो ऑब्वियसली जुरिडिक्शन कहां हो जाएगा? दो दिस सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बिकॉज द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन कि फिजिकल गुड्स के लिए या फिजिकल चीजों के लिए हमने डिसाइड किया था कि अनटिल अनलेस ही डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया या इन दैट कंट्री विल नॉट एनी राइट टू टैक्स एनी पर्सन। बट डिजिटल के लिए दे थॉट डिफरेंटली, दे थिंक डिफरेंटली। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग। अगर कोई डिजिटल एक्टिविटी हो रही है, उस डिजिटल एक्टिविटी में वेयर एवर यू आर लोकेटेड, उस केस में आपकी लोकेशन मायने नहीं रखेगी, जो आपसे सर्विस ले रहा है उसकी लोकेशन मायने रखेगी। तो इस वजह से इस सारे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे अब हर कंट्री को राइट मिल गया है इस चीज का। जब राइट मिल गया तो अकॉर्डिंगली उस राइट के तहत उन्होंने अपने अपने लॉ बनाए हैं। तो इस तरीके के टैक्सेस हमारे यहाँ क्योंकि गुड्स के केस में तो अभी भी वही है कि फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है तभी मिलेगा, क्योंकि लोकेशन है, सब लोग वो अपने वहां बैठ के काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपने को करना है, आपने कोई करना है अगर इंपोर्ट के लिए, यू जस्ट सेव योर इकोनॉमी। तभी हमने रिवर्स चार्ज में टैक्सेस पेने चालू किए हैं, लेकिन वो यही पे कर रहा है। तो अब डिजिटल इकोनॉमी के केस में या ई कॉमर्स के ऑपरेटर के केस में एक सेक्शन हमने पढ़ा था, हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है हमारा? सेक्शन 9 है। तो 9 में चार्जिंग सेक्शन में कितने सब सेक्शंस हैं? 5। 4 हमें पता है, 5वां मैं बताता हूं, क्योंकि 5वां हमने उस समय अप्रिशिएट नहीं किया था जिस समय हमने चार्जिंग सेक्शन डिस्कस किया था। तो चार्जिंग सेक्शन जब डिस्कस किया था, 4 सेक्शन सब सेक्शंस कौन से हैं वो हमें पता है। 2 सेक्शन रिवर्स चार्ज के हैं, 2 सेक्शंस अपने उसके हैं कि भाई इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई हो रही है तो टैक्सेबिलिटी बनेगी। 5वां सेक्शन है वो मैं आपके सामने लेके आता हूं, फिर मैं ई कॉमर्स पे डिस्कशन करूंगा। ये सब सेक्शन 5 है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, देन विल सी के किस तरीके से इन्होंने लॉ में उसको डाला है। ये सब सेक्शन ये कहता है, पहली बात तो इसमें हमें ये गौर देने की है कि दिस सब सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्विसेज, नॉट फॉर गुड्स। गुड्स के केस में जो अभी तक बनी हुई चीजें हैं वही एप्लीकेबल होंगी। अगर गुड्स के केस में, अगर आज अमेजोन अगर अमेरिका में बैठ के बिजनेस कर रहा है एंड ही हिमसेल्फ इज सेलिंग बुक्स फ्रॉम देयर, और वहां से बुक्स कैसे आती हैं इंडिया में? थ्रू द कस्टम बैरियर्स। तो हमारे पास में एक रास्ता है उसको चेक करने का। तो गुड्स के केस में इसलिए इन्होंने इसको हटा दिया है, क्योंकि गुड्स में द कंट्री हैव देयर ओन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन टू टैक्स दोज पर्टिकुलर सप्लाईज। आज के डेट में भी जितने भी इंपोर्ट होते हैं हमारे, वो सारे टैक्सेबल हैं, हम रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते हैं, क्योंकि एनी हाउ इनडायरेक्ट टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपेंट, नॉट बाय द सप्लायर। ठीक है ना? तो गुड्स के केस में, हाँ
गुड्स के केस में अगर वो कोई बाहर बैठ के, अगर हम बाहर से कोई भी ऐसा आइटम जो गुड्स है, जैसे मानो मैं चाइना से मैं एक कोई अली बाबा पे जाके कोई फर्नीचर पसंद करता हूं, और वो फर्नीचर अगर मेरे को लेना होता है तो उस पर ये सेक्शन इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि वो जो गुड्स के केस में आज भी वही टेरिटोरियल, जब आपका गुड्स आएगा तो कहां से आएगा, कस्टम। हाँ हाँ अभी अभी वहां मत जाओ, अभी जो जो चल रहा है मैं सारा बताऊंगा आगे तक। वो पॉइंट है अभी। हाँ आगे तक बताऊंगा। तो मतलब मैं आपको इस पॉइंट पे अभी ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि सर्विसेज का कोई रूप नहीं होता, सर्विसेज की कोई शेप नहीं होती, क्योंकि वो इंटेंजिबल्स हैं। कर सर्विसेज की कोई लोकेशन नहीं होती कि कहां से गई और कहां रिसीव हुई। तो हमारे पास अभी तक सर्विसेज टैक्स हमारे पास कब आया, 1994 में आया सर्विस टैक्स। डेवलप होते होते 2012 में हम इस चीज को डेयर कर पाए कि हम पॉजिटिव लिस्ट की जगह नेगेटिव लिस्ट में आए, यानी कि 6 ईयर प्लस 18 ईयर्स के बाद में हम ये डेयर कर पाए कि हम इसको नेगेटिव लिस्ट में लेके आए, यानी कि सारी सर्विसेज पे टैक्स लगाएं जो हम लगाना चाहते थे। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, हर साल 1 सर्विस 2 सर्विस 3 सर्विस इसी तरीके से चल रहे थे। तो हमारा जब सर्विस का इवॉल्व हो रहा था तो इंटरनेशनल सर्विस के बारे में तो सोचने का टाइम ही नहीं था हमारा, तब तो हमने सोचा ही नहीं। और ये जो डिजिटल सर्विसेज हैं ये सर्विस टैक्स में हमने कब सोची है, 2016 में, यानी कि 2012 में नेगेटिव लिस्ट आने के बाद में भी हम उस चीज को विजुलाइज नहीं कर पाए कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म का, हमारे लॉज का फायदा उठा रहे हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन इंडिया एंड गेटिंग मनी लाइक एनीथिंग। हम यही सोचते रह गए कि भाई वो गुड्स के बारे में ही कवर होंगी और उसका हम टैक्स का कोई प्रोविजन नहीं करते। लेकिन अब इन्होंने यहां किया है, तो दे हैव कम अप विद 2 प्रोविजंस इन सेपरेट, क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा कि ये तो इंट्रा स्टेट के लिए है। आप देख रहे हैं ना, टैक्स ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाईज, व्हाट अबाउट द इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट में क्या शामिल है, इंपोर्ट भी शामिल है। तो ये क्या सेक्शन इंपोर्ट के लिए है, ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो इंडिया में बैठ के ही सप्लाई करेंगे, क्योंकि इंट्रा स्टेट तो तभी हुआ ना। इंटर स्टेट के लिए कौन सा होना चाहिए, इंटर स्टेट के लिए मेरे पास कहां सेक्शन होना, ये सीजीएसटी की बात कर रहे हैं हम। इंटर स्टेट के लिए कहां होना चाहिए, आईजीएसटी में होना चाहिए। तो इंटर स्टेट के लिए उन्होंने आईजीएसटी में ये सेक्शन डाला है, स्पेशल प्रोविजन फॉर, ये जो वर्ड है इसका नाम मीनिंग बताएंगे, सर्विसेज सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये क्या कहता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, ये भी सर्विसेज के लिए है। लेकिन दिस इज फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, व्हेन दिस सर्विस प्रोवाइडर इज सिटिंग आउटसाइड इंडिया, ये आईजीएसटी उसके लिए है। और वो जो सेक्शन है, सेक्शन 95 चार्जिंग सेक्शन, वो इंट्रा स्टेट की बात करता है। तो मतलब मीनिंग देयर भाई, हमने वो सारी सिचुएशंस कवर की हैं कि कोई भी बंदा या तो यहां बैठ के कवर करे। जो इंडिया वाला मैंने डाला है, किस लिए डाला है, इंडिया वाला मैंने इसलिए डाला है कि मेरे को ये पता लग जाए कि इसकी लोकेशन कहां है। पता लगा वो कहता है मैं हरियाणा में नहीं हूं, मैं कर्नाटका हूं, कर्नाटका में नहीं हूं, मैं कहीं हूं, भाई मेरा सर्वर वहां रखा हुआ है, जहां भी रखा हुआ है तेरा सर्वर, अगर बाहर रखा हुआ है तब भी टैक्सेबल है, अगर इंडिया में रखा हुआ है तब भी टैक्सेबल है, इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो अब हम इस कंसेप्ट को समझ के अब हम आते हैं ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स ऑपरेटर की क्या क्या पोजीशंस हैं और किस तरीके से वो इंडिया में वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है कंसेप्ट। अभी चार्जिंग सेक्शन, क्योंकि मैंने चार्जिंग सेक्शन पहले डिस्कस किया है, अब हम बात करते हैं कि हमारे यहां ई कॉमर्स के कौन कौन से मॉडल काम कर रहे हैं। अब हम मॉडल्स पे बात करते हैं। मेरे पास एक मॉडल काम कर रहा है, वो बड़ा ही ट्रेडिशनल मॉडल है। कहता है भाई सेलर है, सेलर ने अपनी वेबसाइट बना दी है और उस पर कस्टमर आता है, परचेज करता है और परचेज करके उसको मैं माल शिप कर देता हूं। तो इसमें क्या है, इसमें तो अगर ऐसे केस में क्या होना चाहिए भाई, जिस बंदे की वेबसाइट है
वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अपने गुड्स को ही सेल कर रहा है, तो क्या नॉर्मल प्रोविजन में, इस प्रोविजन में कोई चेंज होना चाहिए? भाई वो किसी शोरूम पे ना दिखा के वो वेबसाइट पे दिखा रहा है, तो कोई चेंज आपको लगता है इसमें होना चाहिए नॉर्मल प्रोसीजर से? इसमें तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए ना। कि अगर मैं आज हरियाणा में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, या मैं सारी जगह बैठ के अपनी वेबसाइट मैंने बना दी, कस्टमर जगह जगह से देख रहे हैं, तो जहां से मैं सप्लाई करता हूं वहां से मेरी लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो जाएगी, जहां सप्लाई करूंगा वहां प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, एंड मैं अपनी कन्वीनियंस से जहां से सप्लाई करना चाहता हूं वहां से कर दूं। जिस जिस स्टेट में मैं अपना गुड्स रखूंगा, जहां से सप्लाई करूंगा, उस हर स्टेट में मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। एनी कंफ्यूजन? तो ये सेम है, वही ट्रेडिशनल मॉडल को उन्होंने ऑटोमेटेड कर दिया है। अब हम बात करते हैं अगले मॉडल की। इसमें भी सेम बात यही हो रही है, इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है। इसी में ये बात हो रही है कि भाई मेरे पास सेलर्स हैं, कस्टमर्स हैं। सेलर तो मैं अकेला हूं, मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, और मैंने अपने खुद के नेटवर्क बना दिया है, जैसे एमबे ने कर रखा है कि भाई उसने नेटवर्क बना दिया। यानी कि जो वेबसाइट ओनर है या जो नेट सेलर है वो एक ही बंदा है, वो अपने ही गुड्स को एक डिफरेंट माध्यम से, मोर देन 2 माध्यम से सेल कर रहा है मार्केट में। एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ द ओनर्स, जो कहता है भाई मैं ओनर हूं, जैसे एमबे ने कर रखा है, तो उस केस में भी कोई फर्क होना चाहिए। आई एम सेलिंग माई ओन गुड्स थ्रू माई वेबसाइट or the distributing network, it will be the same thing. There will not be any difference into this. So सेम मॉडल पे अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात कर लेता हूं, अगर यहीं फ्लिपकार्ट की, या मैं स्नैपडील की, या मैं जो आज पॉपुलर साइट्स हैं मैं उनकी बात करता हूं, जो गुड्स को सेल परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज के नहीं, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं। अभी सर्विसेज की बात नहीं, क्योंकि इस सेक्शन में मैं अभी सर्विसेज की बात बाद में करूंगा, अभी मैं गुड्स की बात कर रहा हूं। तो गुड्स के केस में इंडिया में बैठे हुए हो आप, बाहर बैठे हुए तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। एंड अगर इंडिया में बैठे हो, इस तरीके का काम कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, तो आपको इस तरीके से कवर होना पड़ेगा जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं। अब मैं फ्लिपकार्ट का बात कर, अगर फ्लिपकार्ट खुद माल खरीदता है, अपने सप्लायर से खुद माल खरीदता है, अपना वो लगाता है, उसको डिस्प्ले करता है कि ये फ्लिपकार्ट का गुड्स है, या अपने ब्रांड में बेचता है, कस्टमर उससे खरीदते हैं, कोई स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए इसके लिए? नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या प्रोविजन होना चाहिए? कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होना चाहिए। भाई जो आज सप्लाई कर रहा है उसी तरीके के प्रोविजन से वो गुड्स सप्लाई कर देगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं तीसरा एस्पेक्ट लेता हूं कि वो एस्पेक्ट कि जिसमें सप्लायर कोई और है, रिसिपेंट कोई और है, एंड जिसने प्लेटफॉर्म बना रखा है वो बस अपना कमीशन चार्ज करता है। यानी कि द प्लेटफॉर्म ओनर इज ओनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज, नॉट सेलिंग एनी गुड्स और सर्विसेज। एज ए एजेंट काम कर रहा है। एज एन एजेंट भी नहीं कहूंगा मैं